हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीतेश कॉमर्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं सीतेश कुमार कुशवाहा आज आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर जो 2021-22 में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का जो पेपर हुआ है उसका आंसर की क्वेश्चन के साथ बताने वाला हूं, जिससे फ़ायदा ये होगा कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर देने जा रहे हों तो आप इसको पढ़ करके जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में आ सकते हैं यहीं से। और मैं शाम तक आगरा यूनिवर्सिटी का भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो है क्वेश्चन पेपर का आंसर की अपलोड कर दूंगा, तो उसको भी आप पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि मुझे पता है महात्मा गांधी जो काशी विद्यापीठ है उसमें पेपर 27 तारीख को लगभग होने वाला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, तो आप दे करके जाएंगे तो बहुत सारे फायदे आपको मिल सकते हैं। इसी तरह डीडी यूनिवर्सिटी का भी मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है, उसको भी आप देख करके जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको बता दें कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जैसे इंसॉल्वेंसी या ब्रांच का जो है चैप्टर जो है इन्वॉल्व है सिलेबस में, और कई यूनिवर्सिटी में इन्वॉल्व नहीं है, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अभी जैसे देखिए सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में तो इंसॉल्वेंसी वाला है ही नहीं। ठीक है, आगरा यूनिवर्सिटी में इंसॉल्वेंसी भी है, ब्रांच भी है, और डीडी यूनिवर्सिटी में ब्रांच भी नहीं है और इंसॉल्वेंसी भी नहीं है। तो आप अपने सिलेबस से देख लीजिएगा फ्रेंड्स कि क्या आपके सिलेबस में है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि एक नया उत्पाद लॉन्च करने के लिए भारी विज्ञापन है, तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है ए, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी स्थगित राजस्व व्यय। फ्रेंड्स, मैं पूरे क्वेश्चन को इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि क्वेश्चन की संख्या लगभग 100 है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इसीलिए मैं केवल आंसर बता रहा हूँ फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लेखांकन सिद्धांत सामान्यतः आधारित होते हैं, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही है, व्यवहारिकता पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कौन सी धारणा कहती है कि निकट भविष्य में एक व्यवसायिक इकाई को बेचा या परिसमाप्त नहीं किया जाएगा, तो आपका जो ऑप्शन वह है बी, चालू व्यापार यानी गोइंग कंसर्न। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है लेखांकन का प्राथमिक उद्देश्य प्रस्तुत करना है, तो आपका जो सही ऑप्शन वह है डी, व्यवस्थित अभिलेखन यानी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है IASC का अर्थ है, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी यानी अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक समिति। आपका ए वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, कह रहा है कि किराया खरीद देनदारों को इस रूप में भी जाना जाता है, तो बी वाला ऑप्शन सही है आपका, देय किस्तें के रूप में यानी इंस्टॉलमेंट ड्यू के रूप में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि लेखांकन में IAS का अर्थ है, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लेखांकन मानक का मुख्य उद्देश्य है, तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है डी, उपयुक्त सभी यानी विधि लेखा नीतियों का मानकीकरण करना, लेखांकन असमानताओं को कम करना, वित्तीय विवरण की तुलनात्मक सुनिश्चित करना, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारत का गैप किसके द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो ICAI के द्वारा यानी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है, याद कर लीजिएगा। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद कर लीजिएगा, हो सकता है ये भी आ सके। ठीक है, और गैप का फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कई देशों में उपयोग की जाने वाली व्यावसायिक इकाई द्वारा वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए मानक के वैश्विक मान्यता प्राप्त सेट को कहा जाता है, तो IFRS यानी आपका ए वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। IFRS इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, तो आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ए वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, यानी फुल फॉर्म याद कर लेंगे तो हो सकता है एग्जाम में आ सके ये भी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है लेखांकन मानक तैयार करने के लिए ICAI द्वारा गठित बोर्ड को के रूप में जाना जाता है, तो ASB के रूप में जाना जाता है, आपका सी वाला ऑप्शन सही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड फुल फॉर्म इसका है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक विशेष शाखा है जो कंपनी के वित्तीय लेन देनों का ट्रैक रखती है, तो आपका जो सही ऑप्शन है वित्तीय लेखांकन यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है वित्तीय लेखांकन द्वारा शासित होता है, तो स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक यानी आपका इंटरनेशनल और लोकल
ये दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है शासित होता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा वित्तीय लेखांकन का दायरा है। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी, यानी डेटा का संग्रह और प्रसंस्करण, डेटा का सत्यापन या ऑडिटिंग करना, और सी है डेटा प्रकाशन। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा वित्तीय लेखांकन का कौन सा लाभ नहीं है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है सी, हिस्टोरिकल इन नेचर, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही है और ये आपका बी वाला गलत है, किसी के द्वारा ये सॉल्व किया गया है तो गलत आंसर ट्रिक किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है कौन सी वित्तीय लेखांकन की सीमा नहीं है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है डी, डी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, डी, विभिन्न कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करना, डी वाला ऑप्शन आपका सही है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सी किया गया है, ये गलत है, डी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा व्यवसाय के वित्तीय लेखांकन के आधार हैं। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है डी, दोनों ए और बी दोनों, यानी लेखा रिकॉर्ड और बही खाता पद्धति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा वित्तीय लेखांकन को लेखांकन जारी जानकारी प्रदान करता है, हालांकि यह जानकारी आंतरिक उद्देश्यों के लिए भी उपयोगी है। तो कौन कह रहा है कि देखिए यहां पर जो है आंतरिक उद्देश्य तो ऑलरेडी पहले से है, यानी इंटरनल यूजर के लिए तो उपयोगी है ही, ठीक है, लेकिन बाहरी उपयोगकर्ताओं के लिए भी उपयोगी है। तो हमें ट्रिक किस पे मारना है भाई, ए, ठीक है, बाहरी उपयोगकर्ता और आंतरिक उपयोगकर्ता दोनों के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, एक कारपोरेट ऋणी के संबंध में एक बैंक कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया कब शुरू कर सकता है। तो ए वाला ऑप्शन सही है आपका, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा डिफॉल्ट के निर्धारण पर, तो यानी एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है, इसके डिफॉल्ट के निर्धारण द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा वित्तीय लेखांकन रिपोर्ट पर अधिक जोर देती है। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है ए, डेटा की निष्पक्षता, यानी ऑब्जेक्टिविटी ऑफ डेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है एक व्यवसाय के वित्तीय प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति और समय की अवधि में परिवर्तन का एक संरचित प्रतिनिधित्व है। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है बी, वित्तीय विवरण, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है लेखाक अवधि के अंत में रिपोर्टिंग इकाई की वित्तीय स्थिति की व्याख्या करता है। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है ए, बैलेंस शीट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है लेन देन और घटनाओं के माध्यम से एक विशेष रेखा अवधि में निरंतर हानि पर किए गए लाभ का पता लगाने में मदद करता है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है बी, लाभ हानि खाता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कह रहे एक व्यापारिक लेन देन के समर्थन में एक लिखित प्रमाण है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है, जिसे हम बाउचर यानी प्रमाणक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है कि नोट्स और अनुसूचियों में उद्यम को प्रभावित करने वाले जोखिम और अनिश्चितताओं के बारे में के खुलासे और प्रकटीकरण जैसे मदें शामिल है। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है सी, ए और बी दोनों। तो सी वाला ऑप्शन सही है, लेखा नीतियां, खंड रिपोर्ट, बंद करने की प्रक्रिया में संचालन की रिपोर्ट। तो ये दोनों का दोनों सही है फ्रेंड्स, तो सी वाला ऑप्शन को ट्रिक करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा है ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट ये संपत्तियां हैं। तो भाई ये अमूर्त संपत्ति हैं, यानी इनटेंजिबल एसेट्स है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है पूंजी बढ़ जाती है यदि, तो राजस्व बढ़ता है, तो यानी रेवेन्यू इंक्रीज होती है तो कैपिटल भी इंक्रीज होती है। आपका सी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है चालू संपत्तियों से चालू देनदारियां घटाकर के बराबर है। तो फ्रेंड्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल होता है, यानी आपका डी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। चलिए कार्यशील पूंजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है एक को एक मूर्त संपत्ति के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। तो किसको, तो कह रहा है आपका जो सही ऑप्शन वह है बी, अचल संपत्ति को, यानी फिक्स्ड एसेट्स को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है वित्तीय लेखांकन विवरण के अधीन है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है सी, सांविधिक लेखा परीक्षा, यानी स्टैट्यूटरी ऑडिट। सी वाला ऑप्शन आपका सही है फ्रेंड्स 30 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31,
निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी द्वारा विभागीय लेखा प्रणाली का उपयोग करने की सबसे अधिक संभावना है? तो फ्रेंड्स आपका जो सही ऑप्शन वह है डी, कई खंडों और डिवीजनों वाली एक बड़ी कंपनी, यानी अ लार्ज कंपनी विद मेनी सेगमेंट एंड डिविजन्स। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, कह रहा है किराया व्यय के लिए किस आवंटन पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिए? तो आपका सी वाला ऑप्शन सही है, फर्श की जगह यानी फ्लोर स्पेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है वह व्यय जिसको विभाग नियुक्त नहीं कर सकता में दिखाया जाना चाहिए। तो लाभ हानि विनियोग खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही है फ्रेंड्स, 33 का सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष व्यय का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपका सी वाला ऑप्शन सही है, सॉरी डी वाला ऑप्शन आपका सही है, सैलरी। डी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, ये सी वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा ना 35 कह रहा है आपका विभाग लेखा की सुविधाएं हैं, ठीक है, विभाग लेखा की सुविधाएं हैं। तो आपका कह रहा है ए व्यापारिक परिणामों की तुलना, बी बुद्धिमान योजना और नियंत्रण, सी विभागीय प्रदर्शन का मूल्यांकन। तो डी वाला ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा है विभागीय लेन देन को रिकॉर्ड करने की विधियां, कितनी विधियां हैं? तो 2 विधियां हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा है अधिग्रहण से पूर्व का लाभ कहलाता है? तो पूंजी लाभ कहलाता है, यानी कैपिटल प्रॉफिट। आपका बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है AS2 से संबंधित है भाई, तो स्कंद का मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा है अंशों पर अवैतनिक धन को अंश पूंजी से के रूप में प्रकट किया जाता है। तो आपका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ए, कटौती, यानी ए वाला ऑप्शन सही है, आपका सी वाला गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा है किस्त प्रणाली किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है, यानी माल की विक्रय अधिनियम 1930 के तहत, और किराया क्रय पद्धति के लिए तो किराया क्रय अधिनियम 1972 जो है ये है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 41, कह रहा किराया खरीद प्रणाली के तहत समझौता कभी भी हो सकता है? तो समाप्त हो सकता है, आपका सी वाला ऑप्शन सही है, टर्मिनेटेड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, कह रहा किराया प्रभार मूल्य ह्रास की गणना की जाती है और किराएदार वेडी की पुस्तकों में दिखाया जाता है। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है बी, नगद मूल्य पर यानी कैश प्राइस पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, किराया खरीद प्रणाली में प्रारंभिक भुगतान को कहा जाता है? तो आपका जो सही ऑप्शन वह है डी, डाउन पेमेंट। डी वाला ऑप्शन आपका सही है फ्रेंड्स, डाउन पेमेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, कह रहा है वर्ष के अंत में देय ब्याज के लिए किराएदार की पुस्तकों में किराया विक्रेता का खाता होगा। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है ए, क्रेडिटेड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा है बिल का पता लगाने के लिए एक प्राप्य बिल खाता तैयार किया जाता है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है बी, प्राप्त, यानी बिल प्राप्त का पता लगाने के लिए एक प्राप्य बिल खाता तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, बिल का पता लगाने के लिए एक देय बिल खाता तैयार किया जाता है। तो बिल स्वीकृति का पता लगाने के लिए एक देय बिल खाता तैयार किया जाता है, यानी आपका ए वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, कह रहे AS20 से संबंधित है। तो भाई अर्निंग पर शेयर यानी EPS, प्रति शेयर कमाई, ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका सही है, अर्निंग पर शेयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, कह रहा है मानक और स्पेस दिया है, कह रहा है कि और फिर स्पेस 2 प्रकार के होते हैं। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? तो फ्रेंड्स डी वाला ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मानक के जो टाइप्स होते हैं वो बेसिक स्टैंडर्ड, नॉर्मल स्टैंडर्ड, करंट स्टैंडर्ड, अटेनेबल स्टैंडर्ड और आइडियल स्टैंडर्ड होता है। तो फ्रेंड्स इसमें से कोई भी आपका मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, कह रहा है जब शेयरों के पुनर्निर्माण पर लाभ में जमा किया जाता है
तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है बी, संपत्ति कोष यानी कैपिटल रिजर्व में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है जिस खाते में ट्रायल बैलेंस में अंतर हस्तांतरित किया जाता है वह खाता है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है ए, संदेही खाता या संशय खाता आप कह सकते हैं, यानी सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि लेन देन और घटनाओं की रिकॉर्डिंग जब भी वे होती है और उन्हें उपयुक्त खाता शीर्षक में वर्गीकृत करना किसका विषय है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है ए, बुक कीपिंग का। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है लेखा की पूरी व्यवस्था न रखने वाली शाखा को इस नाम से भी जाना जाता है। तो आश्रित शाखा के नाम से जाना जाता है, बी वाला ऑप्शन आपका सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है किराया खरीद अधिनियम इस वर्ष में अधिनियमित किया गया। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है 1972। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है फुटकर राशि का शेष है। तो एक संपत्ति अग्रदाय पद्धति के आधार पर इंप्रेस सिस्टम के आधार पर जो है ये एक संपत्ति है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है चालू संस्था की अवधारणा के अनुसार एक व्यवसायिक इकाई को यह मान लेना चाहिए कि उसका अनिश्चित जीवन काल है, यानी एन इनफाइनाइट लाइफ। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है आर्थिक चिट्ठे में आकस्मिक देयता को किसके कारण दर्शाया जाता है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है ए, प्रकटीकरण सिद्धांत यानी कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 अचल संपत्तियां हैं। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है ए, आय अर्जित करने के लिए लंबे समय तक व्यवसाय में रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 लेखांकन की पूरी प्रणाली रखने वाली शाखा को इस नाम से भी जाना जाता है। तो स्वतंत्र शाखा, ए वाला ऑप्शन सही है आपका। 58 का ए वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है किराया खरीद अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ। तो 1 सितंबर 1973 से। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है बुक कीपिंग मुख्य रूप से किसी के महत्वपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संबंधित वित्तीय डेटा के अभिलेखीकरण से संबंधित है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है बी वाला ऑप्शन सही है आपका, व्यवसाय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है लेखांकन का मूल कार्य है। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है डी, मौद्रिक प्रकृति के सभी व्यापारिक लेन देन का रिकॉर्ड। डी वाला ऑप्शन आपका सही है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है किराया खरीद प्रणाली में किराया खरीद मूल्य किस अनुभाग के अंतर्गत आता है। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है धारा 2 डी, उपधारा डी यानी सेक्शन 2 सबसेक्शन डी। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 यानी 63 है। कह रहे कि स्कंद और देनदार प्रणाली को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है बी, एनालिटिकल मेथड यानी विश्लेषणात्मक तरीकों के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका ख्याति है। अगला क्वेश्चन है ख्याति है तो अमूर्त संपत्ति है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है राजस्व को कमाई के रूप में माना जाता है जब, ठीक है। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है ए, जब ये क्या हो गई हो भाई, सेल इज अफेक्टेड यानी बिक्री हो गई हो तब, यानी यहां नगद प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं होता है। ये गलत आंसर है सी वाला, ए वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है। कह रहा है कि लेखांकन गैर वित्तीय लेन देन व अभिलेखित नहीं करता है जिसके कारण यह लेखांकन सिद्धांत है। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भाई 66 का क्या होगा आपका, 66 का सी, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है स्कंद है तो चालू संपत्ति का हिस्सा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है शाखा देनदार प्रणाली को अन्यथा के रूप में जाना जाता है तो संश्लेषणात्मक विधि। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है किराया खरीद प्रणाली में
शुद्ध किराया खरीद मूल्य किस धारा के अंतर्गत है? तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है ए सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 प्रोविजन ई। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेखांकन की दो प्रणालियां हैं, अर्थात लेखांकन की नगद आधार प्रणाली और लेखांकन की एक्रूअल जो है प्रणाली, यानी आपका बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है लेखांकन के नगद आधार के विकल्प को लेखांकन का आधार कहा जाता है। तो एक्रूअल यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है शुद्ध किराया खरीद में मूल्य शामिल नहीं है। तो डी उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी यानी आपका 72 का डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि शाखा खाता सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया जाता है। तो शाखा का लाभ और हानि खाता यानी ए वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि लाभ और हानि खाता दिखाया जाता है। तो आपका जो सही ऑप्शन है दिखाता है, लाभ हानि खाता दिखाता है। तो क्या दिखाता भाई? अर्जित शुद्ध लाभ यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कौन सी अवधारणा बताती है कि पूंजी के मालिक को भी व्यवसाय का लेनदार माना जा सकता है? तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है सी व्यापार इकाई अवधारणा। सी वाला ऑप्शन आपका सही है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है वित्तीय विवरण में परंपरा के अनुसार टिप्पणियों को जोड़ा जाता है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है बी प्रकटीकरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है अंतिम रहतियां का मूल्यांकन किया जाता है। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है ए लागत या बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि जिस प्रणाली में शाखा द्वारा किए गए लाभ और हानि को शाखा व्यापार और लागत मूल्य पर लाभ और हानि खाता तैयार करके निर्धारित किया जाता है वह है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है सी अंतिम खाता विधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि किराया खरीद समझौते के समय भुगतान की गई राशि को किस रूप में जाना जाता है? तो आपका जो सही ऑप्शन वह है बी अग्रिम भुगतान। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, 80 क्वेश्चन है कह रहा है कि दोहरे पहलू की अवधारणा पर आधारित लेन देन को रिकॉर्ड करने की प्रणाली को कहा जाता है। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है ए दोहरा लेखा प्रणाली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है दोहरे लेखे पहलू की अवधारणा के अनुसार कह रहा है कि तो सी वाला ऑप्शन सही है आपका संपत्तियां इज इक्वल टू लायबिलिटीज यानी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सी वाला ऑप्शन आपका सही है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि किराया खरीद प्रणाली में नगद मूल्य और ब्याज को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो आपका जो सही ऑप्शन वह है सी संपत्ति का किराया खरीद मूल्य। ठीक है, संपत्ति का किराया खरीद मूल्य यानी आपका सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है स्कंद और देनदार प्रणाली के तहत शाखा द्वारा अर्जित सकल लाभ की राशि का पता लगाने के लिए तैयार किया गया खाता है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है ए शाखा समायोजन खाता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 अनार्जित आय खाता है। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है बी देयता यानी लायबिलिटी। बी वाला ऑप्शन आपका सही है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है संपत्ति के रूप में नहीं बल्कि व्यय के रूप में कलम का लेखांकन किस कन्वेंशन के कारण है? तो रूढ़िवादिता। आपका बी वाला ऑप्शन सही है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि विशेष रूप से मूल्य ह्रास की लिखित मूल्य पद्धति का अनुसरण परंपरा के कारण होता है। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है डी आपका जो सही ऑप्शन है ना वो है बी कंसिस्टेंसी। बी वाला ऑप्शन सही है, डी वाला गलत है भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है संपत्तियां इस उद्देश्य के लिए संगठित की जाती है। तो किस उद्देश्य के लिए संगठित की जाती है भाई?
तो आपका जो सही ऑप्शन वह है सी, कमाई करना यानी अर्निंग रेवेन्यू, यानी संपत्तियां जो है हम रोकते हैं, रखते हैं अपने पास, किस लिए? आय कमाने के लिए, ठीक है, सामान्य व्यवसाय में बेचने के लिए नहीं, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो शाखाएं आकार में छोटी होती हैं उनमें सामान्यतः कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है ए, देनदार विधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, कह रहा है किराया खरीद परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास का दावा किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है बी, हायर परचेजर द्वारा, यानी किराया खरीदार द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, कह रहा है कि एक फर्म की देनदारियां 8 लाख है और मालिक की पूंजी 7 लाख है, तो कुल संपत्ति होगी। तो भाई देखिए, हम लायबिलिटी को और कैपिटल को ऐड कर देते हैं तो हमारा एसेट्स आ जाता है, कुल संपत्ति आ जाती है। तो दोनों जोड़ देंगे तो आपका एसेट्स आ जाएगा 15 लाख, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 91 यानी 91 कह रहा है कि किस भुगतान पद्धति के तहत माल का स्वामित्व, किस्त भुगतान पद्धति के तहत माल का जो स्वामित्व होता है वो कह रहा है कि इज ट्रांसफर्ड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट के समय ही ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाता है, किसका? संपत्ति का, किस्त भुगतान पद्धति में। क्वेश्चन नंबर 92 है, कह रहा है प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा को बीजक मूल्य पर किन विधियों से माल भेजा जाता है? तो आपका जो सही ऑप्शन वह है ए, इनवॉइस प्राइस मेथड यानी चालान मूल्य विधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, कह रहा किसी विशेष तिथि पर किसी व्यवसाय की संपत्तियां और देनदारियों का विवरण है। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है सी, आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, कह रहा है कि स्टॉक का मूल्यांकन लागत या बाजार मूल्य से कम पर किया जाता है, तो रूढ़िवादिता के कारण, यानी आपका बी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, कह रहा है कि संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करना परंपरा के अनुसार है, तो कौन सी परंपरा के? तो आपका जो सही ऑप्शन वह है सी, रूढ़िवादिता की परंपरा के अनुसार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, कह रहा है मूल्यह्रास पर प्रदान किया जाता है, तो मूल्यह्रास किस पर प्रदान किया जाता है भाई? तो अचल संपत्तियों पर यानी फिक्स्ड एसेट्स पर, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, कह रहा है जब शाखा क्रेडिट पर माल बेचती है तो कौन सा खाता तैयार किया जाता है? तो आपका जो सही ऑप्शन वह है बी, शाखा देनदार खाता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, कह रहा है माल के शुद्ध किराया खरीद मूल्य और शुद्ध नगद मूल्य के बीच के अंतर को कहा जाता है। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है ए, किराया खरीद शुल्क यानी हायर परचेज चार्जेज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, कह रहा है अनुबंध के तहत किराएदार द्वारा समय समय पर देय राशियां, तो आपका जो सही ऑप्शन वह है सी, किराया। अगला क्वेश्चन है यानी हायर्स। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रधान कार्यालय द्वारा भेजा गया माल या तो डैश है या लागत और लाभ पर हो सकता है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है ए, लागत मूल्य। ए वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। तो हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करना और कमेंट करना ना भूलिए फ्रेंड्स। थैंक यू।